Hello, dear students. Very good morning, all of you. I'm Chartered Accountant Pawan Gaukar. Welcome to V Smart Academy, and this session is about solving economics का RTP for January 2025 एग्जाम्स. जो इंस्टीट्यूट का आरटीपी आया है उसको सॉल्व करता है. यस गाइस, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी पवन गहुकर. ये पूरा आरटीपी हम लोग सॉल्व करेंगे. मुझे पता है एग्जाम के पहले यानी जिस पीरियड में हम है उसमें उसमें आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि यार रात को भी क्लासेस कर रहा है, मॉर्निंग में भी क्लासेस कर रहा है, दिन भर क्लासेस कर रहा है, बीकॉम का एग्जाम से सब कुछ है. पर याद रखना, someday you look back at your struggling days and feel proud of what you have achieved. All right, so guys, yes guys, we have our fast track class which will complete the syllabus in 35 days. Of course, if you wish to join this, it is highly advisable if you are running out of time. So guys, January 2025 का economics का RTP, ठीक है, रिविजन टेस्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट का हम सॉल्व कर रहे हैं. लेट्स गेट दिस डन. फर्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सप्लेनिंग द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कीन्स, सर जॉन कीन्स ने कौन से रीजन को ज्यादा एम्फसाइज किया कि इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट होता है? ठीक है, कैन एनीवन टेल मी द आंसर? Aggregate demand. करेक्ट गाइस, द आंसर इज एग्रीगेट डिमांड. डिमांड ही अगर कम रही तो प्रोडक्शन की गुंजाइश नहीं होती, और प्रोडक्शन की गुंजाइश कम हो तो लोगों को जॉब्स नहीं मिलती. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. सर जॉन मेनर्ड कीन्स ने अनएम्प्लॉयमेंट की लेवल का एक्सप्लेनेशन में एग्रीगेट डिमांड पे ज्यादा फोकस किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, when the total demand for the commodity whose price has fallen increases, it is due to which effect? Price effect, income effect, substitution effect, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट. तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट जैसा कोई इफेक्ट ही नहीं है, हमारे सिलेबस में तो नहीं है. तो प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये कौन सा इफेक्ट है? सिंपल, प्राइस इफेक्ट. इट इज प्राइस इफेक्ट. प्राइस इफेक्ट के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं सर हिक्स एंड एलन ने दो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं प्राइस इफेक्ट के अंदर. कौन सा है वो कॉन्सेप्ट? एनी क्लू? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट. रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में आपने ये पढ़ा होगा. ओके, देन envelope curve is also called as, which is elongated boat shape, elongated U shape. It is also called as, no? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. करेक्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. अगर आपको ये ऐसा कहीं देखा होगा आपने, बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से टेंजेंशियल पॉइंट पे टच करके एक LAC बनता है. इट इज यू शेप एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोट शेप, ऑल्सो कॉल्ड एज एनवेलप कर्व. अच्छा, बाय द वे, ये जो छोटे छोटे SAC1, SAC2, SAC3, इनको इन कर्व्स को क्या कहते हैं? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट. Short run average वो तो फुल फॉर्म हुआ ना. जैसे ये एनवेलप कर्व है, वैसे इनका क्या नाम है? SACs को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं प्लांट कर्व्स. क्या कहते हैं इनको? प्लांट कर्व्स. दीज आर छोटे छोटे एक एक प्लांट होते हैं. ये फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, दैट इज प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3. कौन सा प्लांट सिलेक्ट करना है? आउटपुट और कॉस्ट पे डिपेंड करता है वो. Anyway, electricity company sells electricity at a cheaper rate in rural areas than for industrial use. यानी रूरल एरियाज में थोड़ा कम पैसों में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, और इंडस्ट्रियल यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा महंगा होता है. Which concept is price this? discrimination. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. Absolutely, this is called as price discrimination. एक ही प्रोडक्ट जब अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइस पे बेचा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. हमारा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ये. बिस्लरी का ही मिनरल वाटर होता है, बिस्लरी का ही मिनरल वाटर होता है. ओके, वेदिका जो एयरपोर्ट्स पे और बहुत सोफिस्टिकेटेड मॉल्स में मिलता है, और ये जो बिस्लरी है, यही बिस्लरी का नॉर्मल वाटर, नॉर्मल रेगुलर वाटर आपको 10 रुपीज में, 20 रुपीज में मिल जाता है, और ये जो है ये 50 रुपीज में मिलता है. सो गाइस, क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इट इज.
देयर आर डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, 3 डिग्रीज है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के, जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कोइंसिडेंट इंडिकेटर इज नॉट इंडिकेटेड एज, कोइंसिडेंट इंडिकेटर यानी बेसिकली इंडिकेटर्स, बिजनेस साइकिल के इंडिकेटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स, lagging indicators and coincident indicators. So guys, what would be the answer? Retail sales. No, coincident indicator is not indicated as, retail sales से पता चल जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से पता चल जाता है, इन्फ्लेशन, ये तीनों ही कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स है। द आंसर इज न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी। तो गाइस कोइंसिडेंट, ये न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी, इट्स अ लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग यानी क्या, पहले या बाद में? पहले। पहले करेक्ट, बिफोर। सो गाइस ये ना पूरी एक लिस्ट दी होती है, पूरी एक लिस्ट दी होती है, लीडिंग इंडिकेटर्स की एक लिस्ट है, लैगिंग इंडिकेटर्स की एक लिस्ट है, और कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स की लिस्ट है। तो आपको ये लिस्ट रेडी करके रखना है, इस पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 5 मार्क का चैप्टर है बिजनेस साइकिल, एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए उस चैप्टर में। द शेप ऑफ द कॉस्ट कर्व डिपेंड्स अपॉन, कॉस्ट कर्व शेप छोड़ दो, कॉस्ट कर्व डिपेंड्स अपॉन व्हाट, कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, कॉस्ट फंक्शन। सिंपल, यानी शेप वगैरह डाल के इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड किया गया, इजी क्वेश्चन था ये। Cost function refers to the mathematical relation between cost of production and the various determinants of cost. Next, the shape of cost curve depends upon. Okay, ये हमने कर लिया cost function. Then, in oligopoly, the firms may collude in order to. Oligopoly में कितने players रहते हैं? Few. Few. Can you number them? Few. Can you number them? 5 to 6. Oligopoly में you have 2 to 10 players. 2 to 10 players. तो ये collude करते हैं, collude करना यानी क्या? Merge हो जाना। ठीक है, नो नॉट मर्ज, एक दूसरे के साथ, हाँ, कोलैबोरेट करना, साठगांठ करना। सो द फर्म्स में कोल्यूड इन ऑर्डर टू, एक दूसरे के साथ मिलीभगत करेंगे, हाँ, करेक्ट, टू रेज द प्राइस, गुड्स के प्राइसेस बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों साथ में, ये 2-3 कंपनी साथ में आ जाएगी। अलाउड नहीं है वैसे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे कोल्यूजन को रोकता है। कोल्यूड वर्ड हैज कम फ्रॉम कोल्यूजन, कोल्यूजन यानी मिलीभगत। हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू, ओके, फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है ये, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी का। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोड्यूस, ये किससे रिलेटेड है? Choice of technique. एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी हम प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे, कैसे बना सकते हैं प्रोडक्ट्स, बताओ कैसे बना सकते हैं हम प्रोडक्ट्स? टेक्नोलॉजी यूज कर। करेक्ट, हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करेंगे या फिर हम लोग हैंडलूम यूज करेंगे, यानी हम लोग हाथों से काम करेंगे, लेबर फोर्स ज्यादा यूज करेंगे, या फिर हम अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मशीन्स ज्यादा यूज करेंगे। दैट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट, स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड एज, Consumption of others. एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स। यानी अगर बाकी लोग वो प्रोडक्ट बहुत यूज कर रहे होंगे, जैसे बाटा, मारुति सुजुकी, ये प्रोडक्ट ऐसे हमारे चाहत वाले प्रोडक्ट्स है क्या कि अरे यार बाटा के शूज खरीदने हैं, बोलो नहीं। उसको देख के ऐसा ये कौन खरीदता है यार, ऐसा होता है मूड। इसको कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट we refer to the extent to which the demand for the consumer goods is decreasing owing to the fact that others are also consuming the same. और ये ना, ये तो यार सब लोग यूज करें इसलिए मैं यूज नहीं करूंगा, मुझे महंगे प्रोडक्ट्स दिखाओ जो किसी के पास नहीं है। ये कौन सा इफेक्ट है? वेबलॉन। करेक्ट, वेबलन इफेक्ट, थॉर्नस्टीन वेबलन ने कॉन्सेप्ट दिया है। पूरी सोसाइटी ये यूज कर रही है तो मैं भी वो यूज करूंगा। कौन सा कंसेप्ट है? Snob effect. बैंड वैगन इफेक्ट। पूरी सोसाइटी यूज कर रही है तो मैं भी यूज करूंगा, बैंड वैगन इफेक्ट। मेरा दोस्त ये फोन यूज कर रहा है, मेरा दोस्त ये फोन यूज कर रहा है तो मैं भी यही फोन यूज करूंगा। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये 4 कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ध्यान रखना। टू इन्फ्लुएंस स्पेंडिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग इन शॉर्ट रन।
to influencing spending the monetary policy. ठीक है, यानी स्पेंडिंग बढ़ाना या कम करना है, तो इसके लिए एक डायरेक्ट आंसर है जो आरबीआई यूज करता है, डायरेक्ट टूल है जो आरबीआई यूज करता Interest. है। Growth. Interest. एब्सोल्युटली करेक्ट, इंटरेस्ट रेट, ब्याज कम करके, ब्याज ज्यादा करके, रेपो रेट में चेंजेस करके आरबीआई ये आसानी से कर लेता है। द फर्म a firm normal profit earned are included in, take your time, आराम से, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, इससे रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट। Variable cost, normal. ठीक है गाइस, इस Explicit, sir. अच्छा, डू यू नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? Super normal. नो, कॉस्ट पूछ रहा हूं मैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट, राइट? या तो गाइस, आंसर इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में वेरिएबल कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट गलत आंसर, ये है ही नहीं, इन्होंने सी आंसर दिया है, बट द करेक्ट आंसर इज बी, implicit cost. So the concept of economic cost is important because the entrepreneur must cover his economic cost if he wants to earn normal profit. Normal profit is a part of implicit cost. तो अगर आप theory of cost chapter, theory of production and cost में यूनिट सेकंड जो है theory of cost, अगर आप ओपन करेंगे तो आपको ये लाइन हूबहू मिल जाएगी। दो टाइप की कॉस्ट होते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कैसी होती है? जल्दी, जो लगानी पड़ती है, जो हम लोगों को महसूस होती है, जो हम लोग खर्च करते हैं, जिसकी अकाउंटिंग हो पाती है, लेबर को पैसा दिया, रॉ मटेरियल के लिए पैसा दिया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट कैसे होते हैं? प्रोड्यूसर खुद लगाता है ऐसे फैक्टर्स जो हम यूज करते हैं जिसकी पैसों में गिनती नहीं हो पाती। कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स ओन बाय द एंटरप्रेन्योर्स, खुद की गाड़ी यूज कर लिया, खुद का ही शॉप यूज, खुद का ही घर का एक छोटा सा पार्ट यूज कर लिया। ठीक है, सो गाइस, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द आंसर, सी आंसर दिया है, which is absolutely wrong. इंस्टीट्यूट भी तो ह्यूमन बीइंग्स ही बनाते हैं ना, ये सारी चीजें, थोड़ी गलती हो सकती है उनसे भी, हमसे भी हो सकती है गलती। ठीक है, सो या आइसोक्वांट इज द रेलेवेंट रेंज एट, ठीक है, इन द रेलेवेंट रेंज, आइसोक्वांट इन द रेलेवेंट रेंज आर convex to the origin, Convex. negatively sloped, cannot cross. All of the above. The answer is all of the above. आइसोक्वांट या इक्वल प्रोडक्ट कर्व, ठीक है, ये कन्वे है, कॉन्वेक्स है, बोलो। Convex. Convex to the करेक्ट गाइस, अगर ये इसका शेप, दिस इज हाउ द शेप इज, ठीक है, तो ये तो नहीं है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल्सो इट इज ऑफ कोर्स इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और अगर हम आइसोक्वांट कर्व्स बनाए, जैसे इंडिफरेंस मैप बनाया था हमने, तो वो एक दूसरे को एग्जैक्टली पैरेलल होते हैं, एक दूसरे को क्या नहीं करते, क्रॉस नहीं। नहीं करते। और क्योंकि स्लोप ऐसा है, ऑफ कोर्स इट इज कैसा स्लोप्ड, convex to नेगेटिव, the नेगेटिवली स्लोप्ड है, क्योंकि ओके ऐसा होता तो कैसा स्लोप होता? positively. Positive. करेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे है, चलो ट्राई टू सॉल्व इट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला दे देता हूं मैं आपको, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। हाँ जी, मिला कुछ? A option, I guess. ओके, डेल्टा वाई यानी चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम कितनी हुई है देखो, 80,000 से 92,000 करोड़, कितनी चेंज हुई है? 1200. 12,000, नो? Sorry, yeah, 12,000. एंड जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना इंक्रीज हुआ है? 4,000. 4,000. सो
डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। 4 3 12, द आंसर इज 3। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का concept, the process of increase in national income due to the increase in investment depicts the investment multiplier impact. Okay, so the correct answer is 3. Students, you have got it correct. मजा आ गया, good. Which of the following is an example of market failure? पूरा यूनिटी है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। Externalities. एक्सटर्नलिटीज, करेक्ट। मार्केट फेल 4 रीजन से होता है। कौन से रीजन से? वो मार्केट पावर यानी मोनोपोली बनाना, एक्सटर्नलिटीज पब्लिक गुड्स जिस पे कोई ध्यान नहीं देता और लोगों के पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है। इन 4 रीजंस के कारण मार्केट फेलियर होता है। सीधा सीधा एक यूनिट पे सवाल पूछ लिया उन्होंने, यूनिट के इंट्रोडक्शन पे सवाल पूछ लिया। So, but excess supply can also lead to market failure, ना? नो, ठीक है, एक्सेस सप्लाई के कारण, ठीक है, यानी देखो मेजरली अगर हम लोग हमारे सिलेबस को थोड़ा सा अगर हम लोग करें तो हमारे पास 4 ही रीजंस है। Okay. समझ रहे हो? एक्सेस सप्लाई के कारण किसी को कमी तो नहीं होगी ना? नहीं। एक्सेस सप्लाई के कारण किसी को कमी नहीं होगी। एक्सटर्नलिटी यानी क्या होता है? जो नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू सी इट। ओके, एंड गाइस दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। समझ रहे हो? They have asked the question with institute's point of view. Are you getting me? Yes. Then, which of the following is included in M2, a broader measure of money supply compared to M1? M2, M1, M2, M3, M4 के फॉर्मूले पता होने चाहिए इसके लिए। Saving deposits. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, सेविंग डिपॉजिट्स। ठीक है, क्या मुझे फॉर्मूला बता सकते हो आप? M1 का फॉर्मूला? Currency and coins. Oh, okay. करेंसी एंड कॉइन्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। और M1 में क्या ऐड करेंगे? पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स, पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स। तो आपको M2 मिल जाएगा। M1, M2, M3, M4 के फॉर्मूला में पता होने ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। All right, guys. Next question. Which of the following is an example of automatic stabilizer in budget? यानी बजट में कुछ भी प्रॉब्लम रहा, स्टेबिलिटी लानी है तो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे दो। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स यानी बेरोजगारी भत्ता, यानी भाई तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट की गलती है, हम आपको इंश्योर करेंगे, हम आपको पैसे देंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन फेडरल बजट ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स व्हेन मोर पीपल बिकम अनएम्प्लॉयड द गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस दिस इन स्पेंडिंग ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट्स। गाइस थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये एग्जाम में आ सकता है। एफडीआई पे एक क्वेश्चन है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। FDI in telecom sector is raised to 49%, 51%, 100%, none of these. 51. The answer is 100%. Raised, ठीक है, raised किया है। पहले इतना था, पहले कम था, अब इसको रेज किया गया। FDI के इन्वेस्टमेंट के 2 रूट्स होते हैं। कौन से वो 2 रूट्स? ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में आपको 100% एफडीआई होता है और गवर्नमेंट रूट में आपको 100% एफडीआई नहीं होता और परमिशन लगती है। प्रोहिबिटेड सेक्टर्स की लिस्ट है, एफडीआई की प्रोहिबिटेड सेक्टर्स की लिस्ट है, ये आप जरूर, एफडीआई की प्रोहिबिटेड सेक्टर्स की लिस्ट है, जैसे लॉटरी है, गैम्बलिंग और बेटिंग है, चिट फंड की इन्वेस्टमेंट है, इन सारे सेक्टर्स में एफडीआई नहीं हो सकता। गाइस ध्यान से, एफडीआई की प्रोहिबिटेड सेक्टर, प्रोहिबिटेड कहां, कौन से एरियाज में एफडीआई अलाउड नहीं है, इसकी लिस्ट को जरूर आप रेडी करना एग्जाम के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ई नाम इज, नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, तो ऑफ कोर्स ये तो आ गया उसमें, ठीक है, तो बी तो आंसर है ही। इट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच नेटवर्क्स द एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडीज। द आंसर इज बोथ बी एंड सी।
बोथ बी एंड ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के इनिशिएटिव्स, इंडियन इकोनॉमी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ई नाम, सेटिंग अप अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल, दैट इज ई नाम, जिसके कारण हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी अमेजोन जैसे बेच पाए। उत्तम फसल, उत्तम इनाम, यहां से आया वो ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 मैनिफेस्ट इन, आराम से सोचो, 1991 की जो इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी थी जिससे इंडिया बदला पूरी तरह, क्या था वो? एलपीजी था, एलपीजी, एलपीजी था, लिबरलाइजेशन, Privatization, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबल। प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या किया वहां पे? हम लोगों ने वहां क्या किया? हमने गवर्नमेंट यानी स्टेट ओन बिजनेसेस को प्राइवेट करने की कोशिश की। एयर इंडिया बेचा जैसे हमने। सो द आंसर इज रिथिंकिंग द रोल ऑफ मार्केट वर्सेस स्टेट। इंडियन इकोनॉमी जब डूब रही थी तो हमें पता चला कि 1991 में जो हमारी सोच थी वो कैसी थी? यानी नाम का मिक्स्ड इकोनॉमी था, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा कैसा था? सोशलिस्ट। तो हमें पता चला कि सोशलिज्म फॉलो कर करके भी हम इंडियन इकोनॉमी डूब ही रही है। कितने हफ्तों के फॉरेक्स रिजर्व बचे थे हमारे पास? 2 हफ्ते। 2 हफ्तों के, सिर्फ 2 हफ्तों के फॉरेक्स रिजर्व्स बचे थे हमारे पास। फिर 1991 में हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? बोलो। नरसिम्हा राव। सर पीवी नरसिम्हा वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड मनमोहन सिंह जी वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पे हमने 1991 में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन अडॉप्ट किया, और इसी को कहते हैं ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऑलराइट, सो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना इसको। ऑलराइट, सो गाइस यस, इंडियन इकोनॉमी वाज इन टैटर्स, एकदम बेकार हालत है। आज आज इंडिया के पास कितने कितने समय के फॉरेक्स रिजर्व्स बचे हैं? चेक करना तो जरा। ठीक है, इन्हें जब सेल्फ स्टडी करोगे तो पता करना आज इंडिया के पास कितने, जैसे 2 हफ्तों के फॉरेक्स बचे थे हमारे पास, तो आईएमएफ के प्रेशर में हमने एलपीजी किया। ठीक है, एनीवे, डंपिंग, डंपिंग रेफर्स टू व्हाट? डंपिंग, डंपिंग में क्या होता है? कौन सी कंट्री बहुत डंपिंग करी है इंडिया में? China. करेक्ट, Sale करेक्ट, of goods abroad at a lower price below their cost. absolutely correct. Sale of goods abroad at a lower price below their cost and price in their home market. ठीक है, यानी चाइना करता है इंडिया के साथ ऐसा। चाइना इंडिया में गुड्स डंप करता है, चाइना इंडिया में गुड्स डंप करता है। ठीक है, और इंडिया में एकदम एक साथ 2 करोड़ बाइसिकल्स, ठीक है, डाल देगा और उसको 1000 रुपए में बेचेगा, और उसको बनाते हैं 1500 रुपए में। इसी को कहते हैं डंपिंग। डंपिंग से बचाने के लिए कोई कंसेप्ट है हमारे पास? Make in India. एंटी डंपिंग ड्यूटी, इंटरनेशनल ट्रेड में एंटी डंपिंग ड्यूटी। सो एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ that domestic government imposes on foreign imports that are believed are priced below the fair market value. और ये डंपिंग जो है चाइना, यूरोपियन नेशंस पे भी लगा हुआ है और बांग्लादेश और नेपाल पे भी लगा हुआ है। एनीवे, WTO was established to implement the final act of Uruguay round agreement of, किस चीज की मीटिंग हुई थी यूरुग्वे में जब WTO बना था? The answer is GATT. The answer is GATT, Uruguay round. This is the famous photograph जहां से WTO स्थापित हुआ। चलो, this next question is not given anywhere in the module. This question is not given in the module, but उन्होंने पूछा है तो हम रेडी रहेंगे। ये मॉड्यूल में कहीं नहीं है। ठीक है, डैश इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IMF, ADB, World Bank and ECM. The answer is World Bank. मैं बता रहा हूं आपको, ये मॉड्यूल में कहीं नहीं दिया है। ठीक है, और ये इसका आंसर परफेक्टली वर्ल्ड बैंक भी नहीं है। टुगेदर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दोनों मिलके वर्ल्ड बैंक बनता है। एनीवे, ठीक है, बस आप इतना ध्यान में रख लो, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इज also known as
World Bank. Simple as that. The important money market is an important money market is instrument by the government to bridge the deficit and a gap between the revenue and expenditure. ने गवर्नमेंट को जब भी पैसों की कमी है क्या इशू कर देते हैं मार्केट में वो? Bonds. Treasury bills is the perfect answer. Bonds तो कंपनीज भी कर सकती है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट ही कौन से बिल्स दे सकती है? ट्रेजरी बिल्स. Which of the statement gives a true picture of the effect of lowering the CRR by central bank of the country? कैश रिजर्व रेशियो कम कर दिया, यानी अब आरबीआई के पास पैसे कम रखने आपको. The commercial banks may increase or decrease. C is the answer. हाँ लग रहा है क्योंकि इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है. B, Condition. नहीं, सुनो, दोनों नहीं होंगे. सुनो, कैश रिजर्व रेशियो आपने क्या कर दिया? कम कर दिया, यानी हर बैंक को आरबीआई के पास पैसे कम डिपॉजिट करना है. इसके पास बैंक के हाथ में, इसका मतलब क्या? बैंक के हाथ में पैसे ज्यादा रहेंगे ना. जब आरबीआई के पास आप कैश रिजर्व रेशियो में सीआरआर का पैसा किसके पास रखवाते हो आप? आरबीआई के पास. तो जब आरबीआई को आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो आपके हाथ में तो कम पैसे रह जाएंगे. करेक्ट? हाँ. ठीक है, लेकिन सीआरआर कम कर दिया तो हम आरबीआई को कम पैसे देंगे, तो हमारे हाथ में पैसे ज्यादा रहेंगे, तो हमारी लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज? करेक्ट. समझा लॉजिक? अगर इसके जगह एसएलआर भी होता तो सेम आंसर होता. सर हमारी कैपेसिटी इंक्रीज होगी ना, तो कमर्शियल बैंक्स की तो कम हो जाएगी. कैश रिजर्व रेशियो हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं होता है, आम इंसान के लिए सीआरआर होता ही नहीं है. नहीं तो हम तो फिर डिपॉजिट ही नहीं करेंगे ना बैंक में. एक मिनट. Cash reserve ratio. The statement gives a true picture of the effect of lowering the cash reserve ratio by central bank of the country. Cash reserve ratio क्या होता है? कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो हम डिपॉजिट करते हैं वो. कौन? हम नहीं करते. ओए हेलो, कैश रिजर्व रेशियो एक आम इंसान के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है. कैश रिजर्व रेशियो किसको एप्लीकेबल है? हर बैंक को एप्लीकेबल है कि आपके पास अगर 100 रुपए आए तो लगभग 4 रुपए आप क्या कर दोगे? आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दोगे. यू डोंट नो दिस कॉन्सेप्ट? नो आई नो. मतलब हम ही तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, फिर वही मनी तो बैंक डिपॉजिट करेगा ना आरबीआई में. करेक्ट. तो यहाँ पे सुनो, हमने सीआरआर, हमने कैश रिजर्व रेशियो दे दिया. ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो 4% है मान लो. हमने 4 रुपए आरबीआई में रख लिए. हमने यानी बैंक ने, कोई भी बैंक ने, से आईसीआईसीआई बैंक के पास 1 लाख रुपए है, 4% के हिसाब से 4 लाख रुपए उसने आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दिए. तो अब आईसीआईसीआई के पास कितने रुपए रह गए लोन आउट करने के लिए लोगों को? 4 लाख. हाँ. शुरू से शुरू करते हैं. नहीं सॉरी, वो 4% निकाल के लेंडिंग मनी रहेगा. करेक्ट. 96,000 रुपीज रहेंगे. ठीक है, 1 लाख रुपए आपने आरबीआई के पास, 1 लाख में से 4,000 रुपए आपने आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा दिए. अब 96,000 रुपीज रह गए आपके पास लोन आउट करने के लिए. एसएलआर को हम अभी कंसेप्ट में नहीं ले रहे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी कंसेप्ट में ले रहे. 96,000 रुपीज एक आरबीआई के पास लेंडिंग के लिए अवेलेबल है. यहां तक समझा? ठीक है. अब इस सीआरआर को 4% की जगह 2% कर देते हैं. तो अब आईसीआईसी के पास कितने पैसे रहेंगे अगर 4% की जगह 2% होता तो? 98,000. करेक्ट. तो पहले 96 था, अब कितना है? 98 हो गया. एक कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी. हाँ सर. ठीक है, मुझे नहीं पता आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. सीआरआर में आम आदमी पिक्चर में ही नहीं आता बेटा. कैश रिजर्व रेशियो से इंपैक्ट सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को होता है, और यहां पे सारे ऑप्शंस में क्या दिया है? कमर्शियल बैंक. दिशा, इस क्वेश्चन में भी आप ना पॉइंट ऑफ व्यू अलग ले रहे थे. हाँ. समझ रहे हो? इस क्वेश्चन में भी आप पॉइंट ऑफ व्यू अलग ले रहे थे.
वी हैव टू स्टिक टू व्हाट इज आस्क्ड हियर, समझ रहे हो? ओके सर. ऑलराइट, व्हिच एजेंसी रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन इंडिया? RBI, Reserve Bank of India. Of course, the answer is Reserve Bank of India. All right. So, guys, I know we are done with all the questions of RTP revision test papers. एक हाथ दो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ज्यादा उम्मीद मत रखना. इतने इजी क्वेश्चंस भी नहीं रहेंगे, मेरी स्टैट्यूटरी वार्निंग है आप सबको. आई नो थोड़े से हिले हुए आप लोग. यू स्टे पॉजिटिव, स्टे फाइटिंग, बी ब्रेव, बी एम्बिशियस, बी फोकस्ड एंड स्टे स्ट्रांग. हम लोग जरूर ये एग्जाम को क्रैक करेंगे. इकोनॉमिक्स का फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल है, ठीक है. 60 आवर्स में आपकी सारी प्रेप हो जाएगी. सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रादर हर चीज हम केटर कर ही लेते हैं. टारगेट ओरिएंटेड बैच है, हमने 80 मार्क्स लाना है इकोनॉमिक्स में. बाय ऑल मींस हर क्लास में पावरफुल प्रेजेंटेशंस रहेंगे और इकोनॉमिक्स जो है आपको ऐसे एस्टॉनिशिंग रिजल्ट दे सकता है. तो पूरी जान लगा के इकोनॉमिक्स पढ़िए. सीधे मार्क्स 44, 40, 40, 81 पूरी कसर निकाल सकते हो आप इकोनॉमिक्स में, अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो दूसरे सब्जेक्ट्स में तो. सो गाइज, यस गाइज, आवर स्टूडेंट्स हैव डन एक्सट्रीमली वेल इन द प्रीवियस एग्जाम्स. यू जस्ट मेक श्योर यू मेक इनटू द लिस्ट. पावरफुल प्रेजेंटेशन से आपको एग्जाम रेडी हम कर देंगे, कॉन्फिडेंट बना देंगे. इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है. RTP 2025 का हमने सॉल्व कर लिया है. दिस इज पवन गौकर साइनिंग ऑफ. ऑल द बेस्ट गाइज, डू वेल, चक दे.